हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स की बात करने वाले हैं मैट्रिसेस के अंदर। गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई है, जिनका लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सो प्लीज वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर मेरे मेथड आपको अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए गाइज, अगर आज के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी, कि अगर आपके पास वेक्टर्स जो हैं, अगर वेक्टर आपके पास डिपेंड हैं, अगर वेक्टर आपके पास डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, तो उनके बीच में रिलेशन होगा, तो हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात? अगर वेक्टर आपके पास इंडिपेंडेंट आते हैं, अगर वेक्टर आपके पास इंडिपेंडेंट आते हैं, तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है। आप समझ में आई ना? अगर वो इंडिपेंडेंट है तो रिलेशन नहीं होगा, डिपेंडेंट आते हैं तो उनके बीच में रिलेशन होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को समझते हैं। तो चलिए गाइस, देखिए क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन में इसने क्या बोला? इसने बोला टेस्ट द लीनियर डिपेंडेंसी। ठीक है, आपको डिपेंडेंसी चेक करने की, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अगर आपके पास वो डिपेंड है तो बताओ उसका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, अगर वो डिपेंडेंट आता है तो रिलेशनशिप को बताना है, अगर वो इंडिपेंडेंट आता है तो रिलेशनशिप आपको निकालना ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। तो तीन वेक्टर आपको दे दिए इन्होंने, x1, x2, x3। अब अगर ये इंडिपेंडेंट आते हैं तो रिलेशन हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। और अगर ये डिपेंडेंट हो गए तो इनके बीच में कोई तो रिलेशन होगा, वो रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा। तो यही चीज हमें पहले चेक करना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे। लिखना क्या, हमें सजेस्ट करना पड़ेगा, खुद से अपने कंसिडर हमें करना पड़ेगा। लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, जो तीन हमारे पास वेक्टर हैं, इन तीनों वेक्टर्स के लिए हम तीन स्केलर को सजेस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, लेट λ1, λ2, λ3 बी द थ्री स्केलर, ठीक है ना, ऑफ थ्री वेक्टर्स रेस्पेक्टिवली। हम कह सकते हैं रेस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है, अब हम इनके बीच में, क्योंकि हमने एक स्केलर ले लिया है, वेक्टर हमारे पास है, तो इनके बीच में हमें एक रिलेशन को बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सजेस्ट कर लेते हैं, नाउ कंसीडर रिलेशन। तो रिलेशन हमने क्या माना, देखिए λ1 x1, λ2 x2, λ3 x3 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो गया, एक रिलेशन हमने मान लिया, मतलब एक इक्वेशन हो गई आपकी ये। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम x1, x2, x3 की जो वैल्यू में दे रखी है ना, उसको पुट करेंगे। तो देखिए क्या करना है, आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए λ1 x1 की वैल्यू रखेंगे 1 2 3, प्लस λ2 रखा 3 - 2 1, प्लस λ3 रखा 1 - 6 5 और इक्वल टू 0। बोलो यहां तक क्लियर है? अब देखिए इस रिलेशन से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशंस कैसे बनाने हैं, देखिए ब्लैक से लिख लेते हैं इसको, डिफरेंट थोड़ा। देखिए पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, λ1 की इसमें करेंगे, λ2 की इसमें करेंगे और λ3 की इसमें करेंगे। पहली इक्वेशन तैयार। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, λ1 बीच में प्लस है 3 λ2, बीच में प्लस है λ3 इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरी लेंगे, जब λ1 की 2 में करेंगे, जब आप λ की इसमें करेंगे क्या हो गया 2 λ2, इसकी इसमें करेंगे क्या हो गया माइनस के 2 λ2, प्लस इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के आएगा आपके पास 6 λ3 इक्वल टू 0। और जो थर्ड बचा उसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, तो 3 सॉरी यहाँ λ1 आएगा, यहाँ λ1 और प्लस के λ2 और प्लस के 5 λ3 इक्वल टू 0। इन सबको एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1।
अब हम यहां से क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन आई है बन करके हमारे पास, इनको हम किस में चेंज करेंगे, मैट्रिसेस फॉर्म में। तो देखिए मैट्रिसेस फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या लिखने वाले, जो आपके पास इक्वेशन थी इनके सभी जो कोफिशिएंट्स आपके पास आए हैं उनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो। तो आपके पास पहला कोफिशिएंट क्या है, 1 3 1। तो देखो कैसे लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 3 1, कोई भारी काम नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखिए 2 -2 -6। तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा, 2 -2 -6। और थर्ड में आपके पास क्या है, 3 1 5 3 1 5। तो लिख लेते हैं यहां पर 3 1 5। अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है वेक्टर्स, जो स्केलर्स के आपके पास λ1 λ2 λ3। तो यहां हम लिखेंगे λ1 λ2 λ3, लिखेंगे λ1 λ2 λ3। और इक्वल टू में हमारे पास क्या था, ऑलरेडी 0 है यहाँ पर इक्वेशन में, तो हम लोग यहाँ पर 0 0 0 लिखेंगे। अब मैं अगर आपको बता दूं तो गाइज इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, ये आपके पास इस जो ये वाली मैट्रिक्स है इसका नाम होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखो सबके कोफिशिएंट तो लिखे थे, इसका नाम क्या है आपके पास, ये है अननोन मैट्रिक्स। इसे हम अननोन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज अननोन ही है। और ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये क्या आपके पास, कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्लियर है बात, क्योंकि कांस्टेंट सारी टर्म है। अब ये तो मैंने आपको बताया नॉलेज के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग देखो इसको तो मानेंगे ए, इसको मानेंगे लैम्डा, और ये हमारे पास क्या रहेगी बी। तो आपके पास फाइनली यहां से क्या निकल के आएगा, ए लैम्डा इज इक्वल टू बी, ये बन के आएगा ए लैम्डा इज इक्वल टू बी। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर को हम कैपिटल बी मान लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ए और बी हमने निकाली जो है, इनको हम कंबाइंड करके लिखेंगे, इनको हम कंबाइंड करके लिखेंगे। और जो कंबाइंड करके मैट्रिक्स आती है उसका नाम होगा आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे देखिए, यानी कि सी बराबर आपके पास होगा ए डॉट इस तरीके से और बी, क्योंकि कंबाइंड करके लिख ले हैं। तो सी बराबर आपके पास देखिए ए की वैल्यू सेम ही है, लिख दो 2 3 3 -2 1 1 -6 5। अब बी की वैल्यू क्या आपके पास 0 0 0। इसको डिफरेंट दिखाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखियो यहां आप इस तरीके से कर सकते हो डॉट में, है ना। तो आपको ये चीज याद रहेगी कि अच्छा ये अलग वाला पोर्शन है। लेकिन फिलहाल जब हम इसे सोल्व करें तो कंबाइंड रूप में सोल्व करने वाले। और किस ऑर्डर की हमारे पास, ये 3/4 ऑर्डर की है, 3 रो है 4 हमारे पास कॉलम हो गए। अब हमारा काम क्या है, हम इस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे। दिस मैट्रिक्स चेंज इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए जो आपके पास डायगोनल्स आएंगे, है ना, ये जो डायगोनल्स आपके पास हैं, यानी कि फिलहाल इसमें तो ये बैठेगा, लेकिन हम इसमें देखें तो आपके पास ये और ये, आपका काम है इन टर्म्स को जीरो करना। यानी कि अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि जो आपके पास डायगोनल्स वैल्यू होते हैं उसके नीचे वाले सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, ऊपर आपके पास एलिमेंट होते हैं। और जो अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करते हैं तो डायगोनल्स के नीचे एलिमेंट होते हैं, अपर वाले में ऊपर एलिमेंट होते हैं और लोअर वाले में आपके पास नीचे एलिमेंट होते हैं। तो हमें क्या बनाना है, इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है। इसका मतलब नीचे वाले एलिमेंट को हमें खत्म करना पड़ेगा, उसे जीरो बनाना पड़ेगा। तो हमारा काम यहाँ पर क्या है, नीचे वालों को जीरो बनाना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो बनाने के लिए मुझे ये वाली वैल्यू जीरो चाहिए और ये वाली जीरो चाहिए। आपके पास ये क्या है, R1, ये R2, ये R3। तो हम लोगों ने चेंज किया, क्या R2 में चेंज किया और हमने R3 में चेंज किया। मैं क्या कर सकती हूं कि R2 में से मैं माइनस कर दूं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके, यानी 2R1, तो वैल्यू जीरो बन गई। ठीक है ना। देखो सेम वही मेथड है जो आपने आइक्लोन फॉर्म में किया है ना, जो आपने नॉर्मल फॉर्म को निकालने में किया है, सेम वही मेथड है। उसी तरीके से आपको उसी ट्रिक का यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर हमने R3 में से हमने क्या कर दिया, 3R1। तो R3 में से हमने 3R1 कर दिया, तो हमारे पास वैल्यूज ये जीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखिए C इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा
R1 में तो मैंने कुछ नहीं किया, तो R1 तो सेम है 1 3 1 और 0। ये दोनों वैल्यू जीरोस बन गई, इनको तो 0 लिख लो चुपचाप। यहां हमारे पास क्या बचेगा, देखिए हमने क्या किया है, देखिए R2 में से माइनस किया है, R2 की वैल्यू हो गया आपके पास माइनस के 2 और माइनस किया है इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके तो 6 हो गया, कितना निकल गया आपके पास माइनस के 8, तो वैल्यू हो गया आपके पास माइनस का 8। अब यहां पर भी हमने वही क्या किया है, यानी कि R2 तो सेम है, माइनस के 6 सेम है, ऊपर मैंने किसकी मल्टीप्लाई की 2 की, तो -2 कितना आ गया -8। तो यहां भी वाले आपके पास -8, और यहाँ कुछ भी करते रहो भैया तो 0 ही रहने हैं, क्योंकि तो 0 ही है ऊपर नीचे, ये सदा बाहर है आपके पास 0 ही रहेंगे। अब चलते हैं R3 की तरफ, ये तो 0 हो गया था, हमने क्या किया इसमें से ये घटाया, यानी कि 1 में से माइनस किया, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इनकी माइनस करके, तो भी आपके पास -8 आ गई वैल्यू, यहां पर भी आपके पास -8 आ गया। इसमें से नहीं 5 में से मैंने माइनस किया, इसमें किसकी मल्टीप्लाई की मैंने 3 की, तो 3, तो 5 - 3 का मतलब 2, तो वैल्यू आपके पास यहां पर क्या आ गई 2, और ये आपके पास ऑलरेडी 0 है, क्लियर है। और ये जो बीच की वैल्यू है इसको हम, क्योंकि इनकी जात बिरादरी का मामला है भाई, इन्हें अलग अलग ही रहने देना है, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। अभी भी हमारे पास जो है वैल्यू 2 बच गई है, ये 0 नहीं हुई, कोशिश करते हैं ये तो 0 बनाना ही बनाना है कि ये भी 0 हो जाए, नहीं हुआ तो भाई अच्छी बात है, लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि इसको 0 बनाना है और इसको भी हम 0 बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने R3 में से, क्योंकि अब तो हम R3 में, देखो हम R1 का यूज नहीं करेंगे, हम जब R3 में चेंज ला रहे हैं तो R2 का यूज हम नहीं कर सकते, सॉरी R1 का यूज हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि R1 अगर मैंने ले ली तो ये वाली 0 इसकी खत्म हो जाएगी, ये 0 खत्म हो जाएगी, तो इसको तो भूल जाओ। इस टर्म को 0 करने के लिए आपको R2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि R2 लेंगे तो ये दोनों टर्म 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आपने R1 ले लिया तो ये इसके साथ मिल करके गड़बड़ कर देगा और ये 0 खत्म हो जाएगी। ये बात समझने वाली है, यहाँ पर पॉइंट कर लेना इस बात को। अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और सारा मामला वो 0 के चक्कर में पूरा टाइम निकल जाता है, बट वो 0 ही नहीं होता है ना। ये रूल होता है इनको सोल्व करने का, कि जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सिर्फ R1 की हेल्प लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हम R2 की हेल्प लेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो हमें क्या लेना है, R3 माइनस करके मैं इन दोनों को जोड़ दूं, जोड़ना क्या है, R3 में से माइनस कर दो बस R2, अपने आप 0 हो गया। तो आपके पास यहां पे क्या बचेगा, देखिए R1 में तो हमने कुछ नहीं किया, तो 1 3 1, और ये 2 में भी हमने कुछ नहीं किया, -8 सेम रहा, ये ऑलरेडी 0 है, ये हमने 0 कर ही दिया। हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया है, तो आपके पास बचेगा 10, और ये 0 0 0, ये सेम आपके पास चल ही रहा है, ठीक है ना बात। अब यहां से हमने क्या देखा, देखो ये वाली मैट्रिक्स आपके पास A है और ये आपके पास B है, इन दोनों को फिर से हम कहां ले जाएंगे, हम यहां ले जाएंगे इक्वेशन नंबर B में। तो लिखेंगे, यानी मैं इसको यहां ही बता देती हूँ, देखो जो ये वाली है मैट्रिक्स आपके पास A है और ये आपके पास क्या है मैट्रिक्स B है, इन दोनों को उठाओ फिर से इस B में ट्रांसफर कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, तो नाउ आप लिखेंगे फ्रॉम B, यानी इक्वेशन नंबर B से, इससे हमने किया A और B की वैल्यू उठा के रख दो। तो A की वैल्यू आपके पास क्या है, और ये आपके पास यहाँ क्या चल रहा है, λ1 λ2 λ3 इक्वल टू B की वैल्यू तो भाई आपके पास 0 0 थी ही। अब A देखो आपके पास बन के क्या आया है, अब देखो A आपके पास बन के क्या आता है, देखो 1 3 1 0 -8 -8, 1 3 1 0 -8 -8, और नीचे आपके पास 0 0 10 है। यहां तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, अब इससे हम लोग इसकी इक्वेशंस को बना लेंगे। तो इक्वेशन सेम उसी तरीके से जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं, तो इसमें देखो ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, तो आपके पास बन गया λ1 + 3 λ2 + λ3 और इक्वल टू में आपके पास ऑलरेडी 0 है। सेम अब इस सेकंड रो की इसमें करेंगे, तो आपके पास आ गया 0 λ1 -8 λ2 -8 λ3 इक्वल टू 0। सेम थर्ड वाले की ऐसे करेंगे, तो 0 λ1 + 0 λ2 + 10 λ3 इक्वल टू 0। अगर हम इस वाली इक्वेशन से देखें, इसको नाम रख देते हैं, अब तक कोई इक्वेशन हमने रखी है 1 रखा है सिर्फ, तो इसका नाम रख देंगे 2, इसका नाम रख देंगे 3 और इसका नाम रख देंगे 4। तो लिखेंगे फ्रॉम 4 λ3 की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास, डायरेक्टली 0 निकल गई, बात समझ में आई। अब λ3 की वैल्यू को 2 में रख दो,
तो लिखेंगे पुट लैम्डा 3 इक्वल टू 0 इन 3, तो आपके पास लैम्डा 2 भी 0 निकल गया। ठीक है, अब लैम्डा 2 को उठा करके हम इसमें रखेंगे, हम लोग लैम्डा 2 और लैम्डा 3 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे पुट लैम्डा 3 भी 0 है, लैम्डा 2 भी 0 है, तो इन किस में रखा हमने 2 में, तो आपके पास यहां से क्या मिलेगा, आपके पास लैम्डा 1 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो यहां से हमने क्या देखा, तीनों वैल्यूज आपके पास 0 की 0 निकल के आ गई, यानी कि जो आपके पास स्केलर हमने लिए थे वो आपके पास क्या आ गए, तीनों के तीनों 0 आ गए। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जब तीनों ही वैल्यू 0 आ गई तो भैया आपके पास रिलेशन ही नहीं रहा कुछ भी। अगर ये तीनों वैल्यू आपके पास नॉन जीरो होती तो इनके बीच में रिलेशन निकल जाता x1 x2 x3 के बीच में, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों की तीनों वैल्यू 0 होगी। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि लिखेंगे गिवन 3 स्केलर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या हो गया आपके पास, इंडिपेंडेंट हो गए। जब ये इंडिपेंडेंट हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल के आया। जब सॉल्यूशन नहीं है हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज हम कह सकते हैं कि x1 x2 x3 हैव नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप, यानी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से इनका कोई नाता नहीं है, क्योंकि लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 3 तीनों वैल्यू आपके पास क्या निकल गई 0। यानी हम क्या कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर्स x1 x2 x3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है बात। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की वैल्यूज को समझा है, पढ़ा है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट का बन के आया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इंडिपेंडेंट ना होकर के डिपेंडेंट आएगा, यानी कि x1 x2 x3 यानी इन तीनों के बीच में एक रिलेशन को हम बनाएंगे। तो गाइज मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।